नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अपने मैथ के चैप्टर्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम सभी इस चैप्टर्स के सारे थ्योरी पार्ट, सारे फॉर्मूलाज और सभी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो से इसके सारे एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए पहले अपने चैप्टर को समझते हैं कि ये वास्तविक संख्या है क्या। ठीक है, चलिए तो हमारा चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अपने प्राकृत संख्या से, जिसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है? तो सभी गिनती वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 ये इत्यादि, ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं और प्राकृत संख्याओं के संग्रह को n से सूचित किया जाता है। इन सारे नंबर जो है इनको हम किससे सूचित करते हैं? तो n से सूचित करते हैं। ये देखिए आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो होता है वो माइनस अनंत से चलकर प्लस अनंत तक चलता है और इस नंबर लाइन पर हम अपनी सारी संख्याओं को रखते हैं। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे ये जो 1 से लेके अनंत तक की संख्या है इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। 1 से लेकर के और ये अनंत तक की जो संख्याएं आती हैं उन सारी संख्याओं को हम बोलते हैं क्या? प्राकृत संख्या। दूसरी आपका पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ये क्या होती है? तो पूर्ण संख्याएं संख्याओं का वह समूह है जिसमें जीरो के साथ साथ सभी धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। यानी कहने का मतलब है जीरो के साथ अगर हम 1, 2, 3 इस टाइप से करते हुए अनंत तक अगर शामिल कर लें तो ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं का जो समूह है उसे हम W से सूचित करते हैं। होल नंबर का पहला लेटर क्या है? W, तो इसको हम W से सूचित करते हैं। यह है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम जीरो से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या बोल देते हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। और 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो इससे नोट निकल के क्या आता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये नंबर लाइन है और 1 से अनंत तक की संख्या क्या बोले थे? इसको बोले थे हम प्राकृत संख्या। और इसके पीछे रहा आपका जीरो, और जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या के बॉक्स के अंदर प्राकृत संख्या आ गया है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है उन सबको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। लेकिन ये जो जीरो है, एक जीरो के कारण पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। किसके कारण? केवल और केवल जीरो के कारण। तो ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं जिसमें जीरो के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो के साथ साथ पॉजिटिव संख्या और निगेटिव संख्या, इन सब को मिला करके हम लोग क्या कह देते हैं? पूर्णांक कह देते हैं। ठीक है, केवल पॉजिटिव संख्या को प्राकृत संख्या कह देते हैं। प्राकृत संख्या में जीरो मिला दें तो इसको हम लोग
पूर्ण संख्या बोल देते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या में फिर हम निगेटिव संख्या मिला लें तो इसको हम पूर्णांक बोल देते हैं, ठीक है। पूर्णांक को आई या जेड से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? आई या जेड से सूचित किया जाता है। तो नंबर लाइन पे ये जितनी संख्या है सभी संख्या आपको पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। 1 से अनंत तक की संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, -1 से अनंत तक की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और इन सबको जोड़ करके हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोल देते हैं। क्लियर है? तो यहां देख लीजिए एक बार फिर से, 1 से लेकर के ये अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। और ये जीरो को भी हम इंक्लूड कर ले तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इस ऋणात्मक पूर्णांक को ही मिला लें तो ये माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सम संख्या किसे कहते हैं? ये तो पता होगा। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से भाग देने पर उसका जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। 2 से भाग देने पर शेषफल कितना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से जो भी संख्या है वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं को हम ई से सूचित करते हैं, ई से इवन। सम संख्या किसे सूचित करते हैं? ई से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी विषम संख्या को 2 से भाग देने पर इसमें शेषफल जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं आता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इस टाइप की संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या के समूह को ओ से सूचित किया जाता है। ओ यानी कि ऑड। विषम संख्या समूह को ओ से सूचित किया जाता है। शून्य जो है एक सम संख्या है। शून्य कैसे संख्या है? सम संख्या है। शून्य के बारे में कंफ्यूजन होता है इसलिए इसको याद रखेंगे। शून्य हमेशा क्या होता है? एक सम संख्या है। नेक्स्ट है आपके पास भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 4 जो है आपका 1 और 4 के अलावे 2 से कटता है। 6 जो है 1 और 6 के अलावे 2 और 3 से कटता है। जैसे हम देख ले 16 के बारे में देख लें, 1 और 16 के अलावे ये 2 से, 4 से, 8 से भी कटता है। तो ये सारी संख्या क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम जो है वो यौगिक संख्या भी होता है। नेक्स्ट है आपके पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसे केवल स्वयं से तथा एक से बिना शेषफल के विभाजित किया जा सकता है। यानी वो तो एक अपने आप से कटेगा और दूसरा एक से कटेगा। अपने आप से तथा एक से, इसके अलावे वो संख्या किसी से नहीं कटता है, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 29, 31 इस टाइप से आपका 97 तक। और 1 से 100 तक की आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक के बीच में। अगर हम 1 से
50 के पीछे बात करें तो कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 1 से 50 तक के बीच आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक के बीच आपके पास 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनमें से अभाज्य संख्या जो होती है वो सब सारी की सारी विषम होती है। अभाज्य संख्या जो होती है सारी विषम संख्या होती हैं। एक दो ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि केवल सम होता है। दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी विषम संख्या होगी। ठीक है, तो इससे नोट निकल के क्या आता है वो देख लेते हैं। नोट निकल के आता है कि एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है। एक को ना तो भाज्य की कैटेगरी में रखते नहीं अभाज्य कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि एक ना तो भाज्य के डिफिनेशन से मैच करता है नहीं अभाज्य के डिफिनेशन से मैच करता है। अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या क्या बोलते थे? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 है। अब विषम की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 है। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो 2, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य विषम संख्या 3। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या था? 1 से 100 तक में आपके पास टोटल 25 अभाज्य संख्या है और 1 से 50 के बीच आपके पास टोटल 15 अभाज्य संख्या है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं और यौगिक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है। ये जितना हम पढ़ सब कैसी संख्या पढ़ रहे हैं? हम वास्तविक संख्या ही पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जिसे भिन्न p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन सारी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जितनी संख्या आपके पास नंबर लाइन के रूप में है, ठीक है, उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी नहीं है नंबर लाइन पर मतलब परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, जिसमें q जो है गैर शून्य है। यानी p और q तो पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q जो है वो q आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि p बटा q को अगर हम q की जगह 0 पुट करेंगे तो ये मेरे पास अनंत हो जाएगा। ठीक है, और अनंत जो होता है मैथ में हम इसको कोई नंबर के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है? तो q जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के 0 1 3 बटा 7, तो देखिए 0 को भी अगर हम 0 बटा 1 करें तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 1 को 1 बटा 1 करके p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और 3 बटा 7 जो है हमारा वो ऑलरेडी p बटा q के रूप में है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह सारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो होता है, देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 1 और 3 बटे 7, तो फ्रैक्शन की संख्या तो साफ साफ पता चलता है कि परिमेय संख्या है। लेकिन 0 और 1 के बारे में पता नहीं चल पाता है परिमेय संख्या की नहीं है। तो हम 0 के नीचे 1 लगा के इसको परिमेय बना सकते हैं, 1 के नीचे 1 लगा परिमेय बना सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, तो होती है। क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है? तो होती है। क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो होती है। क्या भाज्य संख्या परिमेय होती है? होती है। अभाज्य संख्या परिमेय होती है? तो ये भी होती है। ठीक है, और क्या था? सम संख्या होती है परिमेय? होती है। विषम संख्या ये भी होती है परिमेय। तो कोई भी संख्या इनमें से है वो जिसके बारे में पूछा जाए सारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या के संग्रह को q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या के संग्रह को q से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या वह है जिसको परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जो परिमेय नहीं है
जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो छोटा छोटा आप याद कर लीजिए कि जितनी रूट की संख्याएं हैं, जिसके अंदर जो रूट है वो आपके पास अभाज्य संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होती है। या जिसका रूट आप पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, पूर्णांक के रूप में नहीं निकाल सकते हैं, तो वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करें रूट 12 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, पॉइंट में कुछ होता है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। रूट 19 आपकी अपरिमेय संख्या है। रूट 16 तो इसका वर्गमूल होता है 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल आप पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, दशमलव में चला जाता है, उसको हम अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उसी तरह पाई के बारे में पूछा जाए तो पाई को हम लोग बाय डिफॉल्ट अपरिमेय संख्या में रखते हैं। किसमें रखते हैं? हम अपरिमेय संख्या के रूप में रखते हैं। लेकिन क्योंकि अगर 22/7 पूछा जाए, पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 जो होता है ये आपका परिमेय होता है। 22/7 क्या होता है? परिमेय होता है। ठीक है। लेकिन ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो होता है 3.14 वाला, और ये जो होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू से कितना होता है? 3.14 वाला, और ये आपका परिमेय संख्या होता है 22/7। पाई का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं न्यूमेरिकल को, मैथ को सॉल्व करने के लिए, और ये हमारा परिमेय होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई के बारे में आप बोलेंगे कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, इसके बाद है आपके पास सहअभाज्य संख्या। ये क्या होता है? तो वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है। वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उसको हम सहअभाज्य कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं आप अभाज्य हो। आपस में वो दोनों अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों संख्याएं अलग अलग अभाज्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे लिखा हुआ है सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। जैसे देखिए 12 और 35, 12 और 35 का अगर हम HCF निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो ये 1 आएगा। लेकिन इनमें से ना तो 12 अभाज्य है, ना ही 35 अभाज्य है। तो इन दोनों का अभाज्य होना कोई जरूरी नहीं है। बस जरूरी ये है कि ये दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या महत्तम समापवर्तक कितना आता है? 1 आता है। जैसे 2 और 3, इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 10 और 21, इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? तो 1 आएगा। तो इन टाइप की संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। उन सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं जिनका वास्तविक मान होता है और संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। दोनों के संयोग को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे √2, 2/3, -7, -3/7 और 0। ठीक है। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को हम लोग R से सूचित करते हैं। रियल नंबर है इसलिए इसको R से। ठीक है। तो रैशनल नंबर को छोड़ करके, रैशनल नंबर को भी R से होना चाहिए, लेकिन उसको किससे सूचित करते हैं? Q से। तो इसको हम छोड़ दें तो बाकी जो सूचित करने का जो अक्षर है वो उसके इंग्लिश नाम का पहला अक्षर है। तो वास्तविक संख्या किससे सूचित करते हैं? हम R से सूचित करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं हम वास्तविक संख्या जो है उनका वर्गीकरण, कि वास्तविक संख्या जो होता है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है आपके पास अपरिमेय संख्या और दूसरा होता है परिमेय संख्या। ठीक है। अब फिर से परिमेय संख्या को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। अपरिमेय संख्या तो नहीं बांटते हैं,
लेकिन परिमेय संख्या को 4 भाग में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका प्राकृत संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या, तीसरा होता है पूर्ण संख्या और चौथा होता है भिन्न संख्या। ठीक है, ये सारी संख्या पीछे पढ़ चुके हैं। अब आगे फिर से बांटते हैं पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक को 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक और तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, और फिर से धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 2 टाइप से बांटते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो ये इस टाइप से आपका जो वास्तविक संख्या है उसको हम लोग इतने टाइप से बांटते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के भी ऊपर जो होता है वो होता है संख्या पद्धति होता है। यानी संख्या पद्धति का अगर हम बात करें हम, तो संख्या पद्धति को पहले हम 2 टाइप से बांटते हैं। एक बांटते हैं वास्तविक संख्या और एक को बांटते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है, उसके बाद ये वर्गीकरण होता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये वास्तविक संख्या चैप्टर था इसलिए यहाँ से उठा लिया है कि वास्तविक संख्या को पहले हम अपरिमेय संख्या में बांटते हैं, फिर परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और भिन्न। पूर्णांक को फिर से ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक को सम संख्या और विषम संख्या। इस प्रकार से हम लोग इसको बांटते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में क्या संबंध है। ठीक है, जो हम जितनी पीछे संख्या पढ़ चुके हैं उन सारी संख्याओं में क्या संबंध है वो देखते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये जो है आपका प्राकृत संख्या का समूह है। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो स्टार्ट होता है आपका 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 इस टाइप से चलता है कहां तक, अनंत तक। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उन सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो 0 से 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। क्लियर है? और जितनी पूर्ण संख्याएं हैं इनके समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक आपका स्टार्ट होता है माइनस अनंत से लेकर के 0 और फिर अनंत तक। तो ये क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है। और जितनी पूर्णांक की संख्या है उन सारी संख्या को हम बोल देते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसमें सारी संख्या आ जाती है, -3, -1/2, 0, 9/2, 9, 11, ठीक है, 22/7। ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके अलावे परिमेय संख्या के साथ साथ एक और संख्या होती है जो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे कौन सी, √2, √3, √10। ठीक है, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे परिमेय वाले भी 1/2, प्राकृत संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। इन सारी संख्या मिल करके जो होती है वो वास्तविक संख्या बनाती है। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग देखें कि संख्या और संख्या का संबंध कैसा होता है और क्या होता है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या जो होती है उसके क्या क्या गुण हैं या कौन कौन से उसके गुण होते हैं जो हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस वास्तविक संख्या के गुण के रूप में हम लोग 2 गुण पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इन्हीं 2 गुण के बारे में इस चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले इस गुण को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं ये जो एल्गोरिथम शब्द है और ये जो प्रमेय शब्द है इसका क्या मतलब है और इन दोनों में क्या अंतर है। एक जगह एल्गोरिथम लिखा हुआ है और दूसरी जगह प्रमेय लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम पहले समझते हैं। एल्गोरिथम होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, यानी कि जो उसका अच्छे से परिभाषित किया हुआ जो स्टेप्स है उसका एक सीक्वेंस होता है
जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि एक स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का विधि है। यानी एल्गोरिदम से हम हर एक समस्या के लिए हम अलग अलग एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, हर एक समस्या के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम लिखते हैं और वो समस्या उसी एल्गोरिदम से सॉल्व होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, चाय बनाने का एक एल्गोरिदम है ना। कैसे हम बनाएंगे, पहले पानी गर्म करेंगे, ठीक है, उसमें दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, इस टाइप से ये चाय बनाने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम कहलाएगा। तो क्या हम चाय बनाने की प्रक्रिया से हम चावल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यानी चाय बनाने का अपना एक अलग से विधि या प्रक्रिया है, चावल बनाने का अपना एक अलग से प्रक्रिया, एक अलग से विधि है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे। अब इसमें चाय बनाने की विधि को हम चावल बनाने की विधि में हम नहीं डाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या, इन दोनों के अलग अलग विधि है, अलग अलग स्टेप्स का सीरीज है, तो उन स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्या, प्रमेयिका। प्रमेयिका बोलता है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक हम प्रूफ जो स्टेटमेंट है हम उसको पहले से सिद्ध कर चुके कि ये सही है। अब उस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, किसी और चीज को अगर सिद्ध करना है, किसी अन्य कथन को सिद्ध करना है, तो जो पहले हम स्टेटमेंट सिद्ध किए थे उसको हम उठा लेंगे और उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम चाय बनाने का जो कथन है, जो विधि हम उसको सीख गए हैं, तो चाय बनाने सीधी विधि को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे चाय बना रहे हैं तो हम उसको, इस विधि को हम यूज कर सकते हैं कॉफी बनाने की विधि में, ठीक है, लेमन टी बनाने की विधि में, ग्रीन टी बनाने की विधि में। ठीक है, तो ये हम चाय बनाने की विधि सिद्ध कर चुके हैं। अब इस विधि को हम इन तीनों विधि को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो चाय बनाने की विधि है, अब इस विधि के कॉफी, लेमन टी और ग्रीन टी बनाने की विधि के लिए क्या हो जाएगी, एक प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रमेय को हम जब किसी प्रूव्ड कथन को या पहले सिद्ध कथन को किसी और कथन को सिद्ध करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। क्लियर है तक? शब्द एल्गोरिदम जो है, ठीक है, शब्द एल्गोरिदम 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। किससे लिया गया है, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो है वो अल ख्वारिज़्म के नाम से एक लिया गया शब्द है, और अलजेब्रा जो है वो भी इन्हीं के पुस्तक से निकाला गया एक शब्द है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने जो हमारे वास्तविक संख्या का जो गुण था उसकी तरफ। तो पहला गुण क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसकी तरफ चलते हैं। पहला गुण हमारा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या कहता है, इसको देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। बोल रहा है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, जहां a आपका बड़ा है b से, ठीक है, तो दो और ऐसी संख्याएं आएंगी q और r, जहां a जो होगा वो b गुना q प्लस r के बराबर होगा। जैसे अगर हम बात करें, दो संख्या है, एक है 10 और एक है 3, ठीक है, तो बड़ा 10 है मेरे पास, इसको a मान लेंगे, और छोटा b है या छोटा 3 तो इसको b मान लेंगे। तो 10 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 गुना 3, 3 के 9 प्लस 1 10। तो ये जो 10 है वो a था और ये वाला 3 b था। तो ये जो 3 है उसको हम q बोलेंगे, और ये जो 1 है इसको r बोलेंगे। तो यानी जो a है उसको हम bq प्लस r के रूप में
लिख सकते हैं। तो यही जो है हमारा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। और ये विभाजन कुछ और नहीं, जो ये एल्गोरिदम कुछ और नहीं, जो हमारा विभाजन एल्गोरिदम है वही है। हमारा विभाजन एल्गोरिदम है वही है। विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि अगर इस वाले यहाँ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। यहाँ भाजक होता है, ये शेषफल होता है, और सॉरी यहाँ पे भागफल होता है, और नीचे में क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो हम यहां से निकालते हैं क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो विभाजन प्रमेय है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी है। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं वो देखते हैं। तो इसमें उपयोग करते हैं इसका HCF निकालने में। कहाँ उपयोग करते हैं, HCF निकालने में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं, जब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब इसको समझेंगे कैसे करते हैं। तो इस थ्योरम को आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग HCF निकालने में यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका शांत या अशांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जो दशमलव जो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, उन संख्याओं का हम लोग दशमलव प्रसार करना सीखेंगे। ठीक है, और वो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होता है, तो किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिख देना, जैसे 1.2345। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। जैसे हम बात करें 10 या 5 बटा में 100, तो कैसे लिखेंगे हम, 0.05। तो ये जो लिखे हैं संख्या, ये हमारा क्या है, दशमलव प्रसार है। तो ये दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं दशमलव भिन्न क्या है। तो दशमलव भिन्न बोलता है कि वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 के कुछ घातों के रूप में होता है। क्या बोल रहा है, वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 के कुछ घातों के रूप में होता है, उसको हम दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे 1.3, 3.25, 0.831, 0.018। ठीक है, ये सब क्या है, दशमलव भिन्न है। कैसे, अगर 1.3 का दशमलव हटा दे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10। और देखिए इसका हर जो है वो 10 के रूप में है। ठीक है, 3.25 में दशमलव हटाया तो 100। ठीक है, ये 10 के रूप में, लेकिन 10 के घात के रूप में है, क्योंकि हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 0.831 का दशमलव हटा दे तब नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 तो 10 के रूप में नहीं है, लेकिन 10 के घात के रूप में है, क्योंकि 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 0.018 का दशमलव हटा दे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये भी 10 के घात के रूप में, यानी कि 10 की पावर 3। ठीक है, तो दशमलव भिन्न जो होता है उसके हर को हम 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं। और कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम दशमलव भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, अगर कोई 1/2 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.5 भाग दे करके। ठीक है, और पॉइंट नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, यानी कि 5/10। तो 1/2 जो परिमेय संख्या था उसको हम दशमलव भिन्न यानी कि 5/10 के रूप में लिख लिए। तो हम प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर तो दशमलव भिन्न जो होता है, ठीक है, उसका हम दशमलव प्रसार करते हैं, यानी दशमलव के रूप में लिखते हैं। जैसे कोई भिन्न है मेरे पास, किसको मान लिया जाए, 9/2, कितना आ गया ये, 4/5। ठीक है, तो ये जो दशमलव भिन्न है इसका हम प्रसार कर रहे हैं दशमलव के रूप में, तो इसका 2 टाइप का प्रसार हो सकता है। एक हो सकता है शांत दशमलव भिन्न और दूसरा होता है अशांत। और फिर अशांत जो होता है वो 2 टाइप का होता है, अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। शांत क्या कहता है,
तो बोलता है कि वैसा दशमलव भिन्न जो पॉइंट के बाद किसी अंक पर समाप्त हो जाए, जैसे 1.5, 1.234, 2.965432। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा दशमलव भिन्न जो पॉइंट के बाद 2, 3, 4 अंक या कितना भी अंक जाने के बाद वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। यानी हम उस संख्या का जो इंड पॉइंट है दशमलव के बाद वो हमको पता होता है कि इसके आगे संख्या अब डिविजिबल नहीं है, अब आगे हम इसको कटा नहीं सकते हैं। उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। अशांत क्या होता है? अशांत होता है जिसको भाग देने पर वो संख्या कभी रुकती नहीं है, हमेशा कटती चली जाती है। जैसे 10 को हम 3 से भाग देंगे तो कभी नहीं रुकेगी, 3.333 इस टाइप से वो चलती रहेगी। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं? अशांत। तो अब कभी भी आपको पकड़ना हो कौन सा दशमलव भिन्न शांत है, कौन सा दशमलव अशांत है, तो जिस दशमलव भिन्न के अंत में डॉट डॉट लगा रहेगा वो दशमलव भिन्न हमेशा क्या होगा? अशांत होगा। क्योंकि डॉट डॉट का ही मतलब है कि वो दशमलव भिन्न चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। और जिस दशमलव भिन्न के अंत में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो आपको बार बार रिपीट हो रही है, वैसी संख्या जो आपको बार बार रिपीट हो रही है। और अनावर्ती का मतलब है वैसी संख्या जो अभी रिपीट नहीं हो रही है। जैसे अगर हम बात करें आवर्ती का तो 1.333 ये जो है आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, 333 क्या रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या जो कहलाएगी आपका वो अशांत आवर्ती कहलाएगी। लेकिन अगर हम बात करें संख्या का 2.1234 डॉट डॉट, तो ये संख्या जो आपका है 2.1234 डॉट डॉट ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये संख्या जो होगा आपका वो अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से दशमलव के बाद कोई संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन आवर्ती में दशमलव के बाद 3 जो वो रिपीट हो रहा है। जो ही नहीं सारा संख्या रिपीट हो, जैसे 2.2344। ठीक है, इसमें क्या है तो दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है 4 वो रिपीट हो रहा है। तो कोई भी अंक रिपीट अगर हो जाता है तो हमेशा क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। और जब नहीं रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि शांत जो दशमलव भिन्न है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत में जो अशांत आवर्ती है उसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे वो बाद में देखेंगे, हम एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं। यहाँ तक। नेक्स्ट क्या बोलता है, नोट में देख लेते हैं हम। वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक बार बार दोहराए जाते उसे शुद्ध आवर्ती दशमलव कहा जाता है। वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बाद सभी अंक बार बार दोहराए जाते उसे शुद्ध आवर्ती दशमलव कहा जाता है। जैसे 1.333 सब रिपीट हो रहा है, 2.2424 रिपीट हो रहा है, 3.123123 रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप की सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध आवर्ती दशमलव कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक नहीं दोहराया जाता है तथा शेष अंक बार बार दोहराए जाते उसे मिश्र आवर्ती दशमलव कहा जाता है। ठीक है, जैसे कहने का क्या मतलब है कि 2.2343 इस संख्या में 2 के बाद एक जो है वो 2 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 4 जो हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप की संख्या को हम लोग जो है वो मिश्र आवर्ती संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसका दशमलव के बाद हर एक अंक रिपीट होता है उस संख्या को हम लोग शुद्ध आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास। अब देखते हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या खत्म हो रही है, ठीक है, जैसे हम बात करें
2.5, ठीक है। तो ये संख्या कैसी होगी? शांत होगी। 2.33 डॉट डॉट, ये संख्या कैसी होगी? अशांत होगी, ठीक है। तो इन दोनों संख्या में शांत और अशांत पहचानने का क्या तरीका है? हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा दशमलव भिन्न शांत है और कौन सा दशमलव भिन्न अशांत है? क्या हमें भाग देकर चेक करना पड़ेगा? कोई मेथड है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा दशमलव भिन्न शांत होता है और कौन सा दशमलव भिन्न अशांत होता है, ठीक है। तो क्या मेथड है, क्या प्रमेय है, वो देखते हैं। पहला प्रमेय जो है वो बोलता है कि मान लीजिए जो x है वो p बटा q के रूप में है। जैसे हम बात कर लेते हैं 15 बटा में 200, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि उसका हर, जैसे 200 है, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, जहां n और m घनात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या बोल रहा है कि जैसे अगर 15 बटा 200 ये मेरे पास संख्या है, हम 200 का गुणनखंड करें और गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, केवल 2 आए, केवल 5 आए या दोनों आए, तो इस टाइप की संख्या जो होती है वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो हम 200 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 200 में क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, क्या आ गया मेरे पास? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हम देख रहे हैं कि 200 का दशमलव प्रसार करने पे केवल 2 और केवल 5, ठीक है, यही आया है। इन दोनों के अलावे कोई और दूसरी संख्या नहीं आई है। तो इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार अगर हम करेंगे तो वो शांत होगा, और इस परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखने पर ये कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है जब भी हमसे पूछा जाएगा कि किस दशमलव प्रसार का भिन्न कैसा है, दशमलव भिन्न का प्रसार कैसा है, तो हम उसके हर का जो है वो क्या बोलते हैं, गुणनखंड निकाल लेंगे। और गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाता है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा प्रमेय क्या बोलता है? वो बोलता है कि मान लीजिए x p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं 8 बटा में 300, क्या मानते हैं? 8 बटा में 300 एक ऐसी परिमेय संख्या है कि इसका हर जो है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है, जहां n और m घनात्मक पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अशांत आवर्ती, क्योंकि अशांत अनावर्ती जो है वो परिमेय होता ही नहीं है। जो अशांत अनावर्ती होता है वो परिमेय नहीं होता है, ठीक है। तो कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। यानी कहने का मतलब है अगर हम इस 8/300 जो है उसका हल कितना है? 300, इस 300 का हम गुणनखंड करें और इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आती है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो यह साफ साफ आपको दिख रहा है कि 300 में 3 भी है। तो यानी कहने का मतलब है कि 300 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावे एक जो हमारे पास संख्या है वो 3 भी निकल के आएगी। तो इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार जो होगा 8 बटा में 300 का दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। क्लियर है? 300 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो ये जो था हमारा, ये यूक्लिड विभाजन में इतना हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू हमें HCF निकालना है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि किसके दशमलव प्रसार जो होगा परिमेय संख्या का शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो ये दो चीज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे करते हैं, ठीक। तो दूसरा गुण क्या था मेरे पास? अब अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसको देखते हैं। ये क्या है? तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या से कट जाए। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा।
यानी क्या है, जितना भाज्य संख्या उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के एक रूप में लिख सकते हैं, और ये जो होगा वो अद्वितीय होगा, यानी इसके अलावा उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। जैसे हम बात करें 4 का, या 4 छोटे 6 का बात करें, 6 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, दो भी अभाज्य है, 6 भी अभाज्य है। अब इस 2 गुने 3 के अलावे कोई ऐसा हम गुणनखंड नहीं बना सकते हैं जिसका गुना 6 आ जाए, ठीक है। इसलिए कैसा होगा, अद्वितीय होगा, एक ही गुणनखंड होगा 2 गुने 3। जैसे 18 की बात किया जाए तो 2 गुने 3 गुने 3, 313 का बात किया जाए 3 गुने 7 गुने 11 गुने 23, ठीक है, ये बोलता है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बोलता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखा जा सकता है, बेसिक बात। अब इसका उपयोग क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला उपयोग है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। जैसे इस चैप्टर का एक फेमस क्वेश्चन आपको मिलेगा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करें √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करने मिलेगा, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में और दूसरा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने में। दूसरा क्या मिलेगा आपको, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने में, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, इसमें हम क्या लगाएंगे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। जो हम पीछे देख रहे थे शांत या अशांत होगा, वो भी कैसे हम लोग हल कर रहे थे, तो हल का गुणनखंड निकाल के ही, और गुणनखंड जो है उसको क्या बोलते हैं, आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। तो इन 2 उपयोग जो है इसका है आधारभूत उपयोग का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को फिर से देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। बोलता है अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो कि परिमेय नहीं है, यानी वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अर्थात जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दिखाया जा चुका पहले, जैसे √7, √11 या पाई, ठीक है। नेक्स्ट और क्या, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका निरूपण न तो शांत होता है नहीं आवर्ती होता है, वे संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं, ठीक है। शांत कहने का मतलब है कि जो रुक जाए भाग के बाद, 1.2, 3.4, 5, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और नहीं आवर्ती, आवर्ती मतलब जो रिपीट होता है, जैसे 1.333 ... 2.3434 ... ये सब भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जो संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो बचा क्या, तो अशांत अनावर्ती दशमलव, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी वो तो अशांत होना चाहिए और अनावर्ती यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1.234 ... 9.1657 ... यानी कहने का मतलब है कि वो संख्या कभी रिपीट नहीं हो तो उसको हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं, और उसका जो होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। नेक्स्ट, और वैसी संख्या जो √p के रूप में है जहां p एक अभाज्य संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि √p जो है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा अगर इसके अंदर का जो p है वो अभाज्य होना चाहिए। यानी कहना होता है √3, ठीक है, 3 क्या होता है, अभाज्य होता है, तो √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसके अंदर भाज्य हो जाए, जैसे √4, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा आपके पास, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। इससे हम 3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसे निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं कि पहली संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक LCM गुने महत्तम समापवर्तक HCF बटा में दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर
LCM गुने HCF बटा में पहली संख्या। ठीक है, तीसरा क्या निकाल सकते हैं, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF, और HCF बराबर क्या निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में LCM। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, तो हम ये चार फॉर्मूले को बना सकते हैं। ये चारों फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ये जो पहला मेरा बेसिक फॉर्मूला है इसी को याद रखेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर हम ये चार फॉर्मूला बना सकें। क्लियर है? तो आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या में आपको बस इतना पढ़ना है। ठीक है, ये आपका थ्योरी आपका कवर हो गया। इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपसे थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से कम 10 जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो 10 नंबर जो आपका होता है वो आपका फॉर्मूला का होता है। तो इसलिए थ्योरी जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, कवर होना चाहिए। इसलिए मैंने थ्योरी को ब्रेक ना करके एक ही वीडियो में कवर कर दिया है ताकि आपको जब भी देखने का हो तो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है आपको एक वीडियो में मिल जाए, इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है, तो ये वीडियो आपका आज खत्म हुआ। ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।